देखिए 6 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए। 6 नंबर प्रश्न में क्या कहता है कि जब आर्थिक चिट्ठा न दिया हो और एक साझेदार दिवालिया हो, और आप जानते हैं विघटन 1 में भी आप पढ़े थे कि जब बैलेंस शीट नहीं दिया रहता है तो फिर रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में दिक्कत होता है। इसीलिए हमारे पास क्या रहना चाहिए, बैलेंस शीट रहना चाहिए। तो अगर सवाल में बैलेंस शीट ना हो तो सबसे पहला काम यह है कि सवाल को पढ़ के उस पर ध्यान दे करके आप मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाइए, और आप मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेने के बाद उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट आप बनाइए। ठीक है, तो सवाल में कहता है कि जे के तथा एम एक साझेदारी में है, 4-3-3 अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। उन्होंने फर्म के विघटन का निर्णय लिया है। विघटन के तिथि पर लेनदार 45,000, देय बिल 20,000 का था। तो देखिए बैलेंस विघटन के समय में आपका लेनदार 45,000 का था, देय बिल 20,000 का था, तो ये आपके बैलेंस शीट में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट का फॉर्मेट खींचे हैं, तो इसमें आप सबसे पहले लिख लीजिए कि क्रेडिटर्स आपके पास कितना का था, 45,000 का, और आपके पास बिल्स पेबल कितना का था, 20,000 रुपया का। तो लायबिलिटी साइड में लिख लिए सबसे पहले। फिर आगे कहता है जे के एम की पूंजी 30,000, 25,000 और 20,000 नाम शेष। अब यहाँ पर समझिए कि पूंजी का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो जब साझेदारी का दिवालिया होगा तो जो साझेदार दिवालिया होता है उसका जनरली पूंजी डेबिट बैलेंस होता है, जनरली उसका पूंजी डेबिट बैलेंस में होता है। तो अगर डेबिट बैलेंस वाला पूंजी है तो वो एसेट्स में हम लोग रखते हैं, और जिसका पूंजी का तो जनरली होता है क्रेडिट शेष, लेकिन विषम परिस्थिति में भी डेबिट शेष हो सकता है कि नहीं। तो चूंकि दिवालिया वाला है तो हो सकता है जो साझेदार दिवालिया होगा उसका पूंजी एसेट्स में होगा। ठीक है, यानी उसका डेबिट बैलेंस होगा। तो यहाँ पर जे के का पूंजी जो है वो क्रेडिट शेष है, तो यहाँ पर कैपिटल लिखते हैं पहले, कैपिटल। इसमें जे का पूंजी, के का पूंजी कितना कितना है, जे और के का 30,000, 25,000, 30,000, 25,000 मतलब 55,000, और एम का कैपिटल जो होगा, एम्स कैपिटल, वो आपका एसेट्स में आ जाएगा क्योंकि उसका डेबिट शेष है कितना, 20,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद देखिए के ने अपनी पत्नी से फर्म के लिए 1,500 रुपया लिए थे, मतलब के खुद अपना ऋण नहीं दिया है व्यवसाय को, अपने पत्नी से ऋण लेकर दिया है। तो केस मिसेज केज लॉन, यहां देखिए मिसेज केज लॉन कितना रुपया है, 15,000 रुपया, 15,000 रुपया, मतलब के साझेदार है तो ये मिसेज के का मतलब हुआ कि के पत्नी का ऋण हो गया, मिस्टर के और मिसेज के होता है ना। अब फर्म की संपत्ति 1,02,500 में बेच दी, एम दिवालिया हुआ, कुछ भी देने में असमर्थ था, आवश्यक खाते बनाइए, फर्म के पुस्तकें बंद कीजिए, इतना बात है। तो सबसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने के क्रम में हमने लायबिलिटी में ये सब आइटम लिख दिया, एसेट्स का ये आइटम था, बैलेंस शीट का दोनों साइड क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हो गया 55 और 45, 1,20,000 और 15, 35, तो 1,35,000, तो यहाँ भी 1,35,000 होना चाहिए। 20,000 एम का कैपिटल है, इसका मतलब 1,15,000 से कोई ना कोई संपत्ति तो होगा मेरे पास, है कि नहीं है। तो बैलेंस शीट का दोनों बराबर होने के लिए ये हमने बैलेंस शीट फिगर निकाला है जो हमारा कोई ना कोई संपत्ति का रूप लेगा, कोई ना कोई तो संपत्ति होगा, इसीलिए सन्ड्री एसेट्स। तो अब ये हमारे पास मेमोरेंडम बैलेंस शीट उपलब्ध हो गया। अब इस मेमोरेंडम बैलेंस शीट की मदद से हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू सन्ड्री एसेट्स लिखेंगे। तो टू सन्ड्री एसेट्स तो स्पष्ट है, 1,15,000, और अब बाय सन्ड्री लायबिलिटीज लिखेंगे, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। तो बाय सन्ड्री लायबिलिटीज में देखिए क्रेडिटर है मेरा,
क्रेडिटर है 45,000, बिल्स पेबल है 20,000 और मिसेज के लॉन ये है 15,000। मतलब 45, 15, 60 है 20, 80,000 का हमारा लायबिलिटी है। ठीक है। उसके बाद संपत्ति से वसूली जो हुआ उसको क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड 1,02,500। ये लायबिलिटी 80,000 है तो इसका भुगतान तो डेबिट में करना होगा। टू कैश अकाउंट लायबिलिटी पेड कितना 80,000। क्लियर। वसूली व्यय सब के संबंध में कोई सूचना नहीं है। 80,000 लायबिलिटी था तो पूरा का पूरा लायबिलिटी तो पेमेंट करना होगा ना हमको, इसीलिए 80,000 कर दिए, क्योंकि किसको कितना करना है इसके संबंध में कोई सूचना नहीं है। तो अब मेरा रियलाइजेशन अकाउंट खत्म। ये 1,95,000, 1,95,000, 1,95,000। अब देखिए ये 80 तो बराबर है, मतलब घाटा लगा है संपत्ति के वसूली में। तो संपत्ति के वसूली में कितना घाटा लगेगा 12,500। 1,02,500 में 12,500 जोड़ेंगे तब ना 1,15,000 होगा। मतलब 12,500 हमारा लॉस होगा, जिसको बाय ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस, कैपिटल अकाउंट लॉस। इस लॉस को जे के और एम आपस में बांटेगा। कैसे बांटेगा? तो बांटने का अनुपात है 4-3-3। तो 4-3-3 मतलब 10। तो 10 से इसमें भाग दी तो 1250, 12 चौक 48 और 2 50, 12 या 36, 1 3750, 3750। ये हो गया 4-3-3 अनुपात में जब इसको बांटेंगे तो। क्लियर। इसको पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांटे हैं। गार्नर बनाम मर्रे का नियम से भी बन सकता है, भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार भी बन सकता है। अब सवाल में न तो भारतीय साझेदारी अधिनियम का चर्चा किया है, न तो गार्नर बनाम मर्रे का चर्चा किया है। ठीक है। अब चर्चा जब नहीं किया है तब तो हमको भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार बनाना है, क्योंकि हम लोग भारत के निवासी हैं तो भारत के नियम को पालन करेंगे। ठीक है। लेकिन सवाल में कहीं कहीं फॉल्ट रहता है कि अब गार्नर बनाम मर्रे के हिसाब से आंसर दे दिया होगा या भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार आंसर है। तो अब हम जब सवाल बनाते हैं तो क्योंकि दोनों में एक ही बात का अंतर होगा कि रियलाइजेशन लॉस जो बच्चे साझेदार है वो नगद में लाएंगे गार्नर बनाम मर्रे, नहीं लाएंगे भारतीय साझेदारी अधिनियम, तो उसको भी हम क्लियर करते चलते हैं। अब बनाते हैं इंसॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल, सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल, ये दोनों एक साथ बनेगा। तो ये हमारा बैलेंस शीट है जे के बचा हुआ है तो ये सॉल्वेंट होगा जे के पार्टिकुलर, और ये है भाई साहब एम जो दिवालिया हो चुके हैं। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। तो एम का पूंजी एसेट्स में है 20,000 तो यहां होगा 20,000, और जे के का पूंजी लायबिलिटी में है तो यहां होगा बाय बैलेंस बीडी कितना कितना है 30,000 और 25,000। क्लियर। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट का जो ये लॉस है, इस लॉस को बांटेंगे डेबिट में। टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस, यहां भी होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस। तो जेके का है 5,000, 3,750, यहां भी 3,750। ठीक है। सारा काम हो गया। अब देखिए बैलेंस शीट में कोई जनरल रिजर्वेशन तो टाइप का कोई चीज नहीं था। अब ये भाई साहब हो गए दिवालिया, इनके संपत्ति से कुछ भी देने योग्य नहीं था। तो 23,750, 23,750। अब ये 23,750 पूरा का पूरा भरपाई कौन करेगा? जे और के। यही कहता है ना नियम नंबर 3 क्या? तो जो साझेदार दिवालिया हुए हैं उसकी पूंजी की कमी को बचे हुए साझेदार पूंजी अनुपात में। तो पूंजी का अनुपात क्या है? ये है पूंजी का अनुपात। तो 30,000 और 25,000 मतलब 6:5। अगर 30 काट दीजिए तो 30 और 25 बचा। 5 से 5 छक्के 25, तो ये 6 और ये 5। ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 6:5
5 में भरपाई करेंगे। कौन कौन? तो जे और के। कितना? तब पूरा का पूरा 23,750। तो 6:5 में भरपाई करेंगे। तो यहाँ पर 23,750 भागा 11 दशमलव में चला जाता है, तो भरियाते हुए करते हैं। 23,750 गुने 6 भागा कर दीजिए 11, तो 12,954 यानी 55 कर दीजिए। 12,955 और फिर 23,750 में से 12,955 तो ये भरपाई कर दिया। तो 10,795 बचा। ये कौन भरपाई करेगा? के न करेगा। समझ में आया बात? आप अनुपात में बांट दीजिएगा तो उतना हो जाएगा। क्लियर? अब ये दोनों भरपाई जो किए हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2m कैपिटल अपॉन 2m कैपिटल, क्योंकि हम यहाँ पर इंस्टॉलमेंट लिख, लेकिन ये एम्स कैपिटल है ना, तो एम्स कैपिटल डेबिट में आ जाएगा। कितना कितना भरपाई किए हैं? 12,955 और 10,795 पटा गया। देखिए ये जो लॉस है 5,3750, अगर हम इसको क्रेडिट में कर दें बाय कैश अकाउंट करके नगद में लाए तो गार्नर बनाम मर्रे का नियम, ठीक है। अगर इस लॉस को हम इधर नहीं लिखे तो भारतीय साझेदारी अधिनियम, बस एक ही बात का अंतर है। इस नगद को अगर हम इधर लिख देते हैं तब गार्नर बनाम मर्रे के अनुसार आएगा आंसर। अगर इसको नगद में नहीं लाते हैं तो भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार आएगा आंसर। तो यहां देखते हैं 30,000 में से 5,000 और 12,000, तो 12 5 17,955, 17,955 घटा दीजिए तो 12,045 होता है। आंसर में देखिए कितना है? 12,045। आंसर में देखिए, आंसर में 17,045 है ना। तो यहाँ पर हमको 12,045 आया है, आंसर में 17,045 है। मतलब गार्नर बनाम मर्रे के नियम को फॉलो किया है। क्या फॉलो किया है? भारतीय साझेदारी अधिनियम का फॉलो नहीं किया है गार्नर बनाम मर्रे। तो यहाँ पर इसको इधर लिख दीजिए, बाय कैश अकाउंट रियलाइजेशन लॉस लाया है 5,000 लाया और ये 3,750 लाया। तो अब ये 35,000, यहाँ पर 35,000 और 12,045 में 5,000 जोड़ दीजिए 7,045। यहाँ पर टू कैश अकाउंट फाइनल पेमेंट होगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा कितना? 28,750, 28,750। अब 28,750 में से 28,750 में से घटाइए 3,750 और फिर माइनस कीजिए 10,750, 10,795 ना, 10,795 तो 14,205। देखिए 14,205 इसको पेमेंट हो गया, ठीक है। 14,205। तो सवाल के आगे में आप लोग लिख दीजिए कि हमको ये सवाल गार्नर बनाम मर्रे के नियम के अनुसार बनाना है। तो यहाँ पर इसका हो गया फाइनल पेमेंट। अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट। तो कैश बैलेंस शीट में कहीं कैश तो नहीं था मेरे पास, बैलेंस शीट में कैश नहीं था तो टू बैलेंस बीडी तो लिखेंगे नहीं, बस ये वसूली जो आया है कहाँ 1,02,005 तो डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड 1,02,500, 80,000 लायबिलिटी को पेमेंट किए हैं। तब फिर क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटी पेड 80,000, शॉर्टकट में एलपी लिख दिए हैं। इसमें तो कैश आया नहीं, कैश इसमें आया इतना और पेमेंट हुआ इतना। तो यहाँ पर टू जे कैपिटल अकाउंट, टू जे कैपिटल अकाउंट 5,000 रियलाइजेशन लॉस लाया है और के कैपिटल अकाउंट 3,750। फिर फाइनल पेमेंट ये हुआ है तो बाय जे कैपिटल अकाउंट
कितना 17,045 और फिर बाय के कैपिटल अकाउंट, के कैपिटल अकाउंट 14,205, पूरा को जोड़ दीजिए तो 10 नहीं 1,07,000 3 10,000 10 1 11,000 1,11,250 होता है। देख लीजिएगा ये भी 20 11,250 1,11,250। ये सवाल बनकर तैयार। कहीं कोई दिक्कत है बात समझने में? नोट कर लीजिए।